सिर्फ 10 मिनट, बस यही दो शब्द भारत की सबसे बड़ी आर्थिक बहस बन चुके हैं। For long, India's quick commerce apps have sold us a fantasy. ब्रेड चाहिए 10 मिनट, दवाई चाहिए 10 मिनट, यहाँ तक कि रात के 12 बजे अगर आपको आइसक्रीम खाने का मन कर जाए तो वो भी 10 मिनट। हम में से करोड़ों लोगों के लिए सिर्फ एक सुविधा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन 10 मिनटों की कीमत कौन चुका रहा है? क्योंकि जब आपके घर की घंटी बजती है तो एक डिलीवरी पार्टनर आपको सामान देकर चला जाता है। उसी समय शायद आपके घर से 200 मीटर दूर बैठा एक किराना दुकानदार लगातार तीसरे घंटे किसी ग्राहक का इंतजार कर रहा है। जिस ग्राहक के आने की उम्मीद थी, अब वो मोबाइल स्क्रीन पर शिफ्ट हो चुका है। और यहीं से शुरू होती है भारत के रिटेल बाजार की सबसे बड़ी लड़ाई। कुछ दिन पहले मेघालय में एक ऐसा फैसला हुआ जिसने शायद राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर उतनी जगह नहीं बनाई, लेकिन अर्थव्यवस्था को समझने वालों ने उसे बहुत ध्यान से देखा। मेघालय की खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट को ट्रेडिंग लाइसेंस देने से इनकार कर दिया। कारण पता है? उन्होंने ये कहा, अगर इस मॉडल को बिना किसी तैयारी की अनुमति दी गई तो लगभग 4000 स्थानीय दुकानदारों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। जरा सोचिए, एक राज्य जो निवेश चाहता है, रोजगार चाहता है, वो एक बड़ी टेक कंपनी को रोक देता है। क्यों आखिर? क्या उसे तकनीक से समस्या थी? नहीं, समस्या थी उस बदलाव की रफ्तार से जो स्थानीय बाजार को झटका दे सकती थी। और यहीं से मेरे मन में एक सवाल पैदा हुआ कि अगर सिर्फ मेघालय में 4000 दुकानदारों की चिंता है तो पूरे भारत में, जहां लगभग 1.3 करोड़ किराना दुकानें हैं, वहां की तस्वीर कितनी बड़ी होगी। भारत की पहचान सिर्फ उसके हाईवे, एयरपोर्ट्स या आईटी कंपनियां नहीं है। भारत की असली पहचान उसके गली मोहल्ले भी है, और हर मोहल्ले की पहचान एक छोटी सी किराना दुकान भी है। वही दुकान जहां आपका नाम पूछकर सामान नहीं मिलता, आपका नाम लेकर मिलता है। जहां महीने के आखिर में अगर जेब खाली हो तो दुकानदार कहता है ले जाइए, पैसा बाद में दे दीजिएगा। जहां बच्चे जाते हैं तो हो सकता है टॉफी मुफ्त में मिल जाए। जहां आपकी माँ सिर्फ फोन करके कहती है कि भैया 10 किलो आटा और 1 लीटर तेल भेज देना, और सामान आपके घर पहुंच जाता है बिना किसी ऐप का, बिना ओटीपी, बिना कन्वीनियंस फी दिए, बिना किसी एल्गोरिदम के। यही भारत की असली लोकल इकोनॉमी है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस लोकल इकोनॉमी के सामने एक नया मॉडल आया, नया नाम, अलग अलग नाम है, जैसे ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, फ्लिपकार्ट मिनट्स, अमेज़न नाउ। लेकिन रणनीति लगभग एक जैसी है। ग्राहक को इतनी सुविधा दो कि वो दुकान तक जाना ही भूल जाए। और सच कहें तो इसमें कंपनियां काफी हद तक सफल भी रही हैं। आज लाखों भारतीय दूध से लेकर राशन तक मोबाइल से खरीद रहे हैं। जो चीज़ कभी इमरजेंसी सर्विस मानी जाती थी, अब वो हर हफ्ते की खरीदारी बन चुकी है। लेकिन हर नई तकनीक सिर्फ कुछ नया नहीं बनाती है, वो कुछ पुरानी चीज़ें भी बदलती हैं। जब ऑनलाइन टिकट बुकिंग आई तो नए ट्रैवल एजेंट बने। जब यूपीआई आया तो नकदी का इस्तेमाल कम हुआ। जब ओटीटी आया तब डीवीडी की दुकानें गायब हो गई। अब सवाल यह है कि क्या क्विक कॉमर्स भारत की किराना व्यवस्था के साथ भी वैसा ही करने जा रहा है, या ये डर सिर्फ बदलाव का विरोध है? ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का किराना नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। करीब 1.3 करोड़ दुकानें, करोड़ों परिवारों की रोजी रोटी, लाखों थोक व्यापारी, डिस्ट्रीब्यूटर, लोडर, रिक्शा चालक, स्थानीय बेकरी, डेयरी। यानी एक किराना दुकान सिर्फ दुकान नहीं होती, वो एक पूरी स्थानीय अर्थव्यवस्था का केंद्र होती है। अगर उसकी बिक्री घटती है तो असर सिर्फ दुकानदार पर नहीं पड़ता, उसके साथ पूरा लोकल इकोनॉमिक सर्कल प्रभावित होता है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा हो रहा है, या ये सिर्फ व्यापारियों का डर है? क्या डेटा भी यही कहता है? क्या रिसर्च भी यही कहती है? क्या लाखों दुकानदार वास्तव में प्रभावित हो रहे हैं? और अगर हो रहे हैं तो आखिर क्यों? क्या सिर्फ 10 मिनट की डिलीवरी इतना बड़ा बदलाव ला सकती है, या इसके पीछे अरबों रुपए का ऐसा कोई खेल चल रहा है जो आम ग्राहक कभी देख नहीं पाता? क्योंकि इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल ब्लिंकिट नहीं है, सबसे बड़ा सवाल ज़ेप्टो भी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत की नई डिजिटल अर्थव्यवस्था अपनी सबसे पुरानी स्थानीय अर्थव्यवस्था की कीमत पर खड़ी हो रही है? और अगर ऐसा है तो आने वाले 10 सालों में भारत का मोहल्ला, भारत का बाजार और भारत का दुकानदार कहाँ खड़ा होगा? यही समझने के लिए हमें सबसे पहले इस पूरे बिजनेस मॉडल को समझना होगा, क्योंकि असली कहानी 10 मिनट की डिलीवरी से नहीं, बल्कि उन अरबों रुपयों से शुरू होती है जो इस दौड़ के पीछे लगे हुए हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आज एक दुकान खोल रहा हूं, मैं आपको बाजार से सस्ता सामान दूंगा, घर तक मुफ्त पहुंचाऊंगा,
कई बार आपको 20, 30 और 50% तक छूट भी दूंगा। और अगर मुझे ऑर्डर पर नुकसान भी हुआ तो भी मैं सालों तक दुकान बंद नहीं करूंगा। तो शायद आपका पहला सवाल होगा, इतना पैसा आएगा कहाँ से भाई तुम्हारे पास? यही सवाल जो क्विक कॉमर्स की पूरी कहानी समझने के लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक मोबाइल ऐप लगता है, लेकिन अंदर ये अरबों डॉलर की पूंजी पर चलने वाला बिजनेस मॉडल है। अब ज़रा भारत के मोहल्ले वाले किराना दुकानदार को देखिए। वो सुबह 6 बजे उठता है, थोक बाजार जाता है, अपनी जेब से माल खरीदता है, दुकान खोलता है, दिन भर बैठता है, रात को हिसाब करता है। अगर आज 5,000 रुपये की बिक्री हुई तो कल दुकान चलेगी। अगर लगातार कुछ महीने नुकसान हुआ तो दुकान बंद होने का डर शुरू हो जाएगा। यानी उसका पूरा व्यापार आज की कमाई पर टिका है। अब दूसरी तरफ देखिए, क्विक कॉमर्स कंपनी अपने शुरुआती सालों में मुनाफा कमाने नहीं आती हैं। उनका पहला लक्ष्य होता है ग्राहक की आदत बदलना, क्योंकि बिजनेस की दुनिया का एक पुराना नियम है, जो ग्राहक की आदत बदल देता है वही भविष्य का बाजार लिखता है। इन कंपनियों ने पहले दिन से स्पीड को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। सोचिए, अगर आपको रोज दुकान तक जाने की जरूरत ही ना पड़े तो कुछ महीनों बाद आपका दिमाग खुद कहने लगेगा, चलो यार ऐप से ही मंगवा लेते हैं। यानी पहले सुविधा, फिर आदत और फिर स्थायी ग्राहक। लेकिन 10 मिनट में डिलीवरी होती कैसे है? क्या हर डिलीवरी पार्टनर जादुई रफ्तार से चलता है? नहीं, इसके पीछे डार्क स्टोर मॉडल काम करता है। डार्क स्टोर यानी ऐसा गोदाम जहां कोई ग्राहक खरीदारी करने नहीं जाता, वहां सिर्फ सामान रखा होता है। ऑर्डर जब आता है, वेयरहाउस का कर्मचारी कुछ ही मिनटों में सामान पैक कर देता है। डिलीवरी पार्टनर बैग उठाता है और फिर निकल जाता है। यानी दुकान अब बाजार के बीच में नहीं है, आपके घर के आसपास बने छोटे छोटे गोदामों में बदल गया है। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से कंपनियां हर शहर में दर्जनों नहीं सैकड़ों डार्क स्टोर खोल रही हैं, क्योंकि जितना नज़दीक गोदाम होगा उतनी तेज़ डिलीवरी होगी, और जितनी तेज़ डिलीवरी होगी उतनी जल्दी ग्राहक की आदत बदलेगी। लेकिन इतने सारे गोदाम, इतनी बड़ी टीम, हज़ारों डिलीवरी पार्टनर, भारी छूट, मुफ्त कूपन, इन सब का खर्च उठाता कौन है? तो यहाँ आता है वेंचर कैपिटलिस्ट। दुनिया के बड़े निवेशकों ने क्विक कॉमर्स कंपनियों में अपने अरबों डॉलर लगाए। क्यों? क्या उन्हें नहीं पता कि कई कंपनियां लंबे समय तक घाटे में रही हैं? बिल्कुल पता है, लेकिन वे आज का घाटा नहीं देख रही हैं, वे 2030 का बाजार देख रही हैं। उनकी सोच सीधी है, पहले ग्राहक पकड़ो फिर बाजार पकड़ो, मुनाफा बाद में कमाया जा सकता है। अब जब आपको एक ऐप पर 300 का सामान 240 में मिल जाता है तो कई बार उसका पूरा बोझ कंपनी अकेले नहीं उठाती है, उसके पीछे निवेशकों की पूंजी होती है। यानी वो छूट सिर्फ बिक्री बढ़ाने के लिए नहीं होती, वो ग्राहक की आदत बदलने का निवेश भी होती है। अब एक पल के लिए अपने मोहल्ले के किराने दुकानदार के बारे में सोचिए। क्या वो भी हर महीने लाखों रुपए का घाटा सह सकता है? क्या उसके पीछे कोई विदेशी निवेशक खड़ा है? क्या कोई उससे कह सकता है कि तुम 5 साल तक नुकसान करो, पैसा हम देंगे? नहीं, उसके पीछे उसकी जमा पूंजी है, उसका परिवार है, उसकी पूरी जिंदगी की कमाई है। ये मुकाबला सिर्फ तकनीक का नहीं है, ये पूंजी का भी मुकाबला है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट कर देना जरूरी है, हर डिस्काउंट गलत नहीं होता, हर कम कीमत प्रेडेटरी प्राइसिंग नहीं होती, और हर क्विक कॉमर्स कंपनी कानून तोड़ रही है ऐसा कहना भी सही नहीं होगा। लेकिन देश के व्यापारिक संगठन जैसे कि CAIT और AICPDF लंबे समय से यह सवाल उठा रहे हैं कि जब एक तरफ अरबों रुपए की फंडिंग हो और दूसरी तरफ एक छोटा दुकानदार, तो क्या दोनों की प्रतियोगिता वास्तव में बराबरी की कही जा सकती है? यही बहस आज कंपटीशन कमीशन तक पहुंच चुका है। लेकिन पूरी कहानी अभी भी बाकी है, क्योंकि क्विक कॉमर्स सिर्फ सामान नहीं बेच रहा होता है, वो कुछ और भी जमा कर रहा है। ऐसी चीज जो आज की डिजिटल दुनिया में सोने से भी ज्यादा कीमती मानी जाती है। क्या है? वो है आपका डेटा। उसे पता है आप हर महीने कौन सा तेल खरीदते हैं, किस दिन दूध खत्म होता है, कौन सी चाय पीते हैं, किस ब्रांड का साबुन आपने अब बदल दिया है, किस समय नोटिफिकेशन भेजने पर आपके ऑर्डर करने की संभावना सबसे ज़्यादा है। यानी अब कंपनियां सिर्फ ग्राहक नहीं बना रही हैं, वो ग्राहक को समझ भी रही हैं। और जिस दिन कोई कंपनी आपकी आदत, आपकी पसंद और आपका समय तीनों समझ लेती है, उस दिन वो सिर्फ राशन नहीं भेजती है, वो भविष्य का बाजार बनाना शुरू कर देती है। यहीं से यह कहानी किराना बनाम ब्लिंकिट नहीं रह जाती, ये कहानी बन जाती है भारत के सबसे पुराने व्यापार मॉडल और सबसे नए डिजिटल मॉडल की। लेकिन क्या सचमुच इसका असर दुकानदारों की कमाई पर दिख रहा है? क्या कोई डेटा है जो बता रहा हो कि ग्राहक सच में बदल रहे हैं, या ये सिर्फ डर है? किसी भी बड़ी बहस में सबसे आसान काम होता है भावनाएं बेचना, और सबसे मुश्किल काम होता है
तथ्य जुटाने यानी फैक्ट्स, क्योंकि किसी दुकानदार की कहानी आपको भावुक कर सकती है, लेकिन पूरे देश की तस्वीर सिर्फ डेटा ही दिखा सकता है। भारत का रिटेल बाजार दुनिया के सबसे बड़े रिटेल बाजारों में से एक है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत मॉल नहीं, सुपरमार्केट नहीं है, बल्कि मोहल्ले की छोटी छोटी दुकानें हैं। देश में लगभग 1.3 करोड़ किराना दुकानें हैं, यानी अगर औसतन हर दुकान से 3 से 4 लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हो तो करोड़ों भारतीय सीधे या परोक्ष रूप से इसी व्यवस्था पर निर्भर है। तो इस वजह से जब इस व्यवस्था में बदलाव आता है तो उसका असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहता। अब सवाल उठता है, क्या ग्राहक सचमुच किराना दुकानों से हटकर क्विक कॉमर्स की ओर जा रहे हैं? इसका जवाब कई बिजनेस रिपोर्ट्स में दिखाई देता है। रेडसीयर, डाटम इंटेलिजेंस और अन्य बाजार विश्लेषण संस्थाओं की रिपोर्ट बताती है कि महानगरों में बड़ी संख्या में उपभोक्ता अब नियमित ग्रोसरी खरीदने के लिए भी क्विक कॉमर्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। यानी जो प्लेटफॉर्म पहले सिर्फ इमरजेंसी खरीद के लिए इस्तेमाल होते थे, अब हर हफ्ते की खरीदारी का हिस्सा बन रहे हैं। यही बदलाव किराना दुकानदार भी महसूस कर रहे हैं। देश के विभिन्न शहरों में हुए सर्वे बताते हैं कि बड़ी संख्या में छोटे दुकानदारों का यह कहना है कि उनके नियमित ग्राहकों का एक हिस्सा अब ऐप पर शिफ्ट हो गया है। ध्यान दीजिए, ये हर शहर में एक जैसा नहीं है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद जैसे शहरों में असर कहीं अधिक दिखाई देता है, जबकि छोटे शहरों में अभी भी किराना दुकानों की पकड़ मजबूत है। यानी ये कहानी पूरे भारत में एक जैसी नहीं है, बल्कि शहर दर शहर बदलती है। अब जरा एक छोटे दुकानदार की अर्थव्यवस्था समझिए। मान लीजिए उसकी दुकान पर हर दिन 200 ग्राहक आते हैं, उनमें से सिर्फ 20 या 25 ग्राहक भी ऐप पर चले जाएं तो पहली नज़र में बहुत छोटा बदलाव लगेगा, लेकिन महीने के अंत में यही छोटा बदलाव उसके मुनाफे का बड़ा हिस्सा खा सकता है, क्योंकि छोटे दुकानदार का व्यापार बहुत कम मार्जिन पर चलता है। उसका किराया वही रहेगा, बिजली का बिल वही रहेगा, जीएसटी भी वही रहेगा, लेकिन ग्राहक कम हो जाएगा। यानी खर्च लगभग स्थिर रहेगा और आमदनी घटती जाएगी। अब इसका असर सिर्फ एक दुकान तक नहीं रुकता। जब किराना कम माल खरीदेगा तो थोक व्यापारी की बिक्री घटेगी। थोक व्यापारी कम खरीदेगा तो डिस्ट्रीब्यूटर प्रभावित होगा। डिस्ट्रीब्यूटर प्रभावित होगा तो स्थानीय परिवहन, लोडिंग, गोदाम और अन्य सप्लायर भी प्रभावित होंगे। अर्थशास्त्र में इसे मल्टीप्लायर इफेक्ट कहा जाता है, यानी एक ग्राहक का फैसला पूरी सप्लाई चेन में लहर की तरह असर करता है। इस वजह से कई व्यापारिक संगठन सिर्फ दुकानदार की बात नहीं कर रहे हैं, वे पूरे वितरण तंत्र की भी बात कर रहे हैं। AICPDF यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन, जो लाखों डिस्ट्रीब्यूटरों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है, उसने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से शिकायत की कि क्विक कॉमर्स के कुछ कारोबारी तौर तरीके पारंपरिक वितरण व्यवस्था पर दबाव बना रहे हैं। उन्होंने डीप डिस्काउंटिंग और असमान प्रतिस्पर्धा जैसे मुद्दे उठाए। दूसरी तरफ क्विक कॉमर्स कंपनियों का भी अपना पक्ष है। उनका कहना है कि वे सिर्फ बाजार का हिस्सा नहीं ले रही हैं, बल्कि एक नया बाजार भी बना रही हैं। उनके अनुसार कई खरीदारी ऐसी होती हैं जो पहले नहीं होती थी। रात में अचानक दवा, बारिश में दूध लेना, अचानक मेहमान आ जाए तो उनके लिए कुछ सामान, यानी वे कन्वीनियंस बेच रही हैं, सिर्फ डिस्काउंट नहीं है। साथ ही वे ये भी कहती हैं कि उन्होंने हजारों युवाओं को रोजगार दिया है, वेयर हाउस बनाए हैं, लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित किया है और सप्लाई चेन को तेज किया है। इसलिए तस्वीर का ये पक्ष भी समझना जरूरी है। यानी एक तरफ किराना दुकानदार कह रहा है कि मेरे ग्राहक कम हो रहे हैं, दूसरी तरफ क्विक कॉमर्स ये कह रहा है कि हम नए ग्राहक बना रहे हैं, और बीच में खड़ा है वो ग्राहक जो सिर्फ सुविधा चाहता है। यहीं से बहस और कठिन हो जाती है, क्योंकि दोनों पक्षों के पास अपने अपने तर्क हैं। लेकिन अगर क्विक कॉमर्स इतना तेजी से बढ़ रहा है तो क्या भारत का किराना धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, या जैसा उसने मॉल, सुपरमार्केट या ई कॉमर्स के दौर में खुद को बदला, वैसे ही इस बार भी बदल जाएगा? और सरकार इस पूरी तस्वीर में कहाँ खड़ी है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां तकनीक भी आगे बढ़े और करोड़ों छोटे दुकानदार भी पीछे न छूटे? तो क्या भारत का किराना खत्म हो जाएगा? शायद यही सवाल है जो सबसे ज्यादा लोगों के मन में आ रहा होगा, और इसका सबसे ईमानदार जवाब है कि नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन वो उसी रूप में रहे ये भी ठीक नहीं है जैसा हम आज उसे जानते हैं। इतिहास गवाह है, भारत का किराना हर बड़े बदलाव से गुजरा है। जब बड़े सुपरमार्केट आए तब कहा गया अब छोटी दुकानें खत्म हो जाएंगी, वे हुई नहीं। जब मॉल खोले तब भी कहा गया, फिर भी मोहल्ले की दुकानें बची रहीं। जब अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट आए तब भी भविष्यवाणी हुई कि अब ऑफलाइन व्यापार बचेगा नहीं। लेकिन आज भी भारत के अधिकांश परिवार अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए किसी न किसी स्थानीय दुकान पर निर्भर है। क्यों? क्योंकि भारत सिर्फ एक डिजिटल अर्थव्यवस्था नहीं है, वो रिश्तों की भी अर्थव्यवस्था है।
एक किराना दुकानदार सिर्फ सामान नहीं बेचता, वो अपने ग्राहक को जानता है। किसके घर में बुजुर्ग हैं, किसके यहाँ छोटा बच्चा है, कौन हर महीने की 5 तारीख को वेतन पाता है, किसे उधार देना सुरक्षित है और किसकी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है। ये जानकारी किसी डेटाबेस में नहीं होती, ये सालों के भरोसे से बनती है। लेकिन अगर किराना दुकानदार यही सोचता रहा कि लोग वापस आ जाएंगे, तो शायद वो सबसे बड़ी गलती करेगा। क्योंकि ग्राहक बदल चुका है। आज का ग्राहक सिर्फ कीमत नहीं देखता, वो समय भी देखता है, सुविधा भी देखता है, डिजिटल पेमेंट भी चाहता है, होम डिलीवरी भी चाहता है, ऐप पर ऑर्डर करना भी चाहता है। यानी अब किराना को सिर्फ सामान नहीं, अनुभव भी बेचना होगा। यही भारत के सामने सबसे बड़ा अवसर भी है। सोचिए, अगर वही किराना दुकान जिस पर लोग भरोसा करते हैं डिजिटल भी हो जाए, तो अगर वो व्हाट्सएप से ऑर्डर लेने लगे, यूपीआई पहले से है ही, स्टॉक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अपना ले और 20 से 30 मिनट में अपने मोहल्ले में डिलीवरी देने लगे, तो क्या वो मुकाबला नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। दरअसल देश के कई शहरों में हजारों किराना दुकानदार पहले से ऐसा कर रहे हैं। इसी सोच से सरकार ने ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जैसी पहल शुरू की। इसका विचार यह है कि ऑनलाइन व्यापार कुछ गिने चुने प्लेटफॉर्म तक सीमित ना रहे, बल्कि छोटा दुकानदार भी डिजिटल ग्राहक तक पहुंच सके। हालांकि ONDC अभी भी विकास के दौर में है, इसके सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन कम से कम ये स्वीकार करता है कि भारत का डिजिटल भविष्य सिर्फ बड़ी कंपनियों पर आधारित नहीं हो सकता। अब फिर लौटते हैं मेघालय की ओर, वहीं जहां से हमने शुरुआत की थी। मेघालय ने सिर्फ एक लाइसेंस पर फैसला नहीं लिया, उसने बहस से शुरू कर दी। एक ऐसा सवाल जो आने वाले सालों में शायद हर राज्य, हर शहर और हर मोहल्ले के सामने खड़ा हो। तकनीक कितनी तेज होनी चाहिए और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की? हाँ, क्योंकि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। कंपनियों की? बिल्कुल, क्योंकि लंबे समय तक टिकाऊ व्यापार सिर्फ ग्राहक जीतने से नहीं, विश्वास जीतने से बनता है। लेकिन क्या सिर्फ सरकार और कंपनियां ही जिम्मेदार हैं? शायद नहीं, क्योंकि इस कहानी का तीसरा किरदार जो हम हैं, यानी ग्राहक। जब भी हम मोबाइल खोलते हैं और बाय नाउ दबाते हैं, हम सिर्फ एक ऑर्डर नहीं करते हैं, हम एक आर्थिक मॉडल को वोट देते हैं। अगर हम सिर्फ सबसे सस्ती कीमत देखेंगे तो बाजार उसी दिशा में जाएगा। अगर हम सिर्फ सबसे तेज डिलीवरी चाहेंगे तो निवेश उसी दिशा में जाएगा। और अगर हम कभी कभी अपने मोहल्ले के दुकानदार से भी खरीदेंगे तो स्थानीय अर्थव्यवस्था भी जिंदा रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐप इस्तेमाल करना बंद कर देना है या किराना से ही खरीदते रहना है। बाजार इतना सरल नहीं होता। हर उपभोक्ता की अपनी ज़रूरतें हैं, हर परिवार की अपनी प्राथमिकताएं हैं, लेकिन एक जागरूक उपभोक्ता कम से कम ये समझता है कि उसके हर चुनाव का एक आर्थिक असर भी होता है। इस पूरी वीडियो में हमने ब्लिंकिट की बात की, ज़ेप्टो की बात की, इंस्टामार्ट की बात की, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये वीडियो असल में उनके बारे में था ही नहीं। ये वीडियो उस बदलाव के बारे में था जो चुपचाप हमारे मोहल्लों में, हमारी आदतों में और हमारी अर्थव्यवस्था में हो रहा है। और इतिहास हमें यही सिखाता है कि सभ्यताएं एक दिन में नहीं बदलती, बाजार एक दिन में नहीं बदलते, दुकानें एक दिन में बंद नहीं होती। सब कुछ धीरे धीरे बदलता है। एक ग्राहक, फिर दूसरा ग्राहक, फिर एक नई आदत, और देखते ही देखते पूरी अर्थव्यवस्था एक नई दिशा में चल पड़ती है। इसलिए जब अगली बार आपके मोबाइल पर लिखा है 10 मिनट्स डिलीवरी, तो सिर्फ ये मत सोचिए कि आपका सामान कितनी जल्दी पहुंचेगा। एक बार ये भी सोचिए कि इस सुविधा के पीछे कैसा आर्थिक मॉडल खड़ा है, किसे फायदा मिल रहा है, कौन पीछे छूट रहा है, और क्या भारत ऐसा रास्ता खोज पाएगा जहां तकनीक भी आगे बढ़े, निवेश भी आए, रोजगार भी बने और वो किराना दुकानें भी बची रहें, जिसने दशकों तक इस देश के हर मोहल्ले को बिना किसी ऐप, बिना किसी एल्गोरिदम और बिना किसी 10 मिनट के वादे के चलाया है। क्योंकि सवाल ब्लिंकिट का नहीं है, सवाल ज़ेप्टो का भी नहीं है, सवाल क्विक कॉमर्स का भी नहीं है। सवाल ये है कि भारत का विकास कैसे होगा। ऐसा विकास जिसमें कुछ लोग बहुत तेज आगे निकल जाएं, या ऐसा विकास जिसमें तकनीक और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों साथ साथ चले। इस सवाल का जवाब सिर्फ सरकार के पास नहीं है, इसका जवाब हर उस ग्राहक के पास भी है जो आज रात अपने मोबाइल से अगला ऑर्डर करेगा। मेरा नाम है करुणेश, आप देख रहे थे बजट बट्टू दुनिया। ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।